हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है भूक्षरण। आप देख रहे हैं JD एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। कि सबसे पहले हम कृषि विज्ञान में देखेंगे कि भूक्षरण है क्या। इससे पहले की भी वीडियो आप सब लोग देखिएगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। इसमें हमें देखना है कि भूक्षरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भूक्षरण, भूमि का नुकसान होना या क्षरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसे क्या कहेंगे? भूक्षरण कहेंगे। तो भूक्षरण को भूमि के कणों का अपने मूल स्थान, यानी कि भूमि के जो कण होते हैं या मिट्टी या मृदा होती है, उनके कण मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होना की क्रिया को भूक्षरण कहते हैं। मतलब एक स्थान से जो मिट्टी के कण होते हैं उठते हैं और दूसरे स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। इस एकत्र होने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण के दो कारण हो सकते हैं। दो कारण कौन कौन से हैं? भूक्षरण के दो कारण हैं या दो प्रकार से होता है। सबसे पहले तो भूक्षरण के प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा होता है, प्राकृतिक या सामान्य भूक्षरण। दूसरा आता है त्वरित या मनुष्यकृत भूक्षरण। त्वरित या मनुक्षरण भूक्षरण। इसमें हमें देखना ये है कि जो भूक्षरण होते हैं, भूक्षरण के कारण दो हैं। तो प्राकृतिक या सामान्य भूक्षरण है, दूसरा है त्वरित या मनुष्यकृत भूक्षरण है। तो प्राकृतिक भूक्षरण जो प्राकृतिक होता है, ये कैसा भूक्षरण? प्राकृतिक मतलब होता है यह क्षण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है, या क्षण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है। इसकी गति धीमी व विनाश रहित होती है, यानी कि ये धीरे धीरे होता है और विनाश रहित होता है। इसी के फलस्वरूप भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियाँ एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं। यानी कि जो विभिन्न प्रकार की घाटियाँ, मैदान और पठार बनते हैं, इनसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं। तो ये कैसा है? प्राकृतिक भूक्षरण है। फिर इसके बाद आता है त्वरित भूक्षरण। क्या आता है? त्वरित भूक्षरण आता है। तो त्वरित भूक्षरण में हमें क्या देखना है कि त्वरित भूक्षरण मतलब होता है जो चारागाह होते हैं, इन चारागाहों में उगी घास को अनियमित चराई, वनों का अंधाधुंध कटाई आदि से भू सतह पर स्थित वनस्पतियाँ क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण भूक्षरण की गति तीव्र हो जाती है। जिसके कारण से भूक्षरण क्या होता है? गति तीव्र हो जाती है। इस तीव्र होने की जो प्रक्रिया होती है, इसे त्वरित भूक्षरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्वरित भूक्षरण कहा जाता है। भूक्षरण के कारण, यानी भूक्षरण के कौन कौन से रूप हैं? इनके भूक्षरण के कौन कौन से रूप हैं? भूक्षरण के मनुष्य रूप से, यानी कि मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है। दो कारक कौन कौन से होते हैं? या तो हवा के द्वारा होगा या पानी के द्वारा होगा। जल एवं वायु के द्वारा होने वाले भूक्षरण को क्रमशः जलीय भूक्षरण और वायु भूक्षरण कहते हैं। जलीय भूक्षरण एवं वायु भूक्षण कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जलीय भूक्षण है, यानी कि जलीय भूक्षण जो होता है, जो पानी के बहने की गति होती है वर्षा के द्वारा, पानी के बहने के द्वारा, नदियों के द्वारा, यानी विभिन्न प्रकार के जो जल होते हैं उनके द्वारा मिट्टी को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले करके चली जाती है। उसे जलीय भूक्षण के रूप में देखते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे पहले वर्षा बूंद क्षरण। जो वर्षा बूंद क्षरण होता है, वर्षा बूंद क्षरण में आप देखेंगे जहाँ पर पानी गिरता है टपक टपक करके, वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। जो उसकी मिट्टी होती है, क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि आप जब मिट्टी के पानी गिरता है तो इस प्रकार के भूक्षण में वर्षा की बूंदें जब मृदा से टकराती हैं, जब मृदा से टकराती हैं तो मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं? बिखर, यानी छिटक जाते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसे वर्षा भूक्षण कहते हैं। वर्षा बूंद क्षरण कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है पर्त भूक्षरण। पर्त भूक्षण का मतलब क्या होता है? खेत से पानी बहते हुए धीरे धीरे, यानी खेत हो या मैदान हो जहाँ पर पानी धीरे धीरे मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाता है, परत को अपने साथ बहा ले जाता है, जिससे मृदा के साथ साथ क्या होते हैं? पोषक तत्व, यानी खेत होंगे तो पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है अल्पसरिता भूक्षण।
अल्पसरता भूक्षण का मतलब क्या होता है? भूमि ढालू होने से या अत्यधिक वर्षा से, यानी कि ढालू होगा या अत्यधिक वर्षा होती है तो उसके कारण से क्या होता है? वर्षा से पानी तेज धारा में बहता है। जो तेज रूप से बहता है तो क्या होता है? बहता हुआ पानी छोटी छोटी नालियाँ बना लेता है। आप सब लोग अपने फील्ड खेत में या अपने घर के आसपास देखते होंगे, छोटी छोटी नालियों का जाल बन जाता है। जो छोटी छोटी नालियों का जाल बन जाता है जिसे अल्पसरिता भूक्षण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अल्पसरिता भूक्षण कहा जाता है। अल्पसरिता भूक्षण क्या होता है? जैसे खेत वेत में होता है तो इसको जुताई करते हैं तो सामान्य समतल, खेत समतल हो जाता है। फिर आता है खड्ड या अवनलिका भूक्षण। खड्ड या अवनलिका भूक्षण क्या होता है कि अल्पसरिता नलिकाओं पर ध्यान न देने, यानी कि जब अल्पसरिता यानी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, छोटे छोटे नलिकाओं को ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये आगे चल करके क्या होते हैं? ये आपस में जुड़ जाती है। ये आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या होता है? इनकी गहराई व चौड़ाई बढ़ जाती है। इनकी गहराई व चौड़ाई नालियों के रूप में धारण कर लेती हैं। इनको भू परिष्करण की क्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है? समतल नहीं किया जा सकता है। समतल नहीं किया जाता है। भू परिष्करण मतलब होता है खेत को जोतना, समतल करना, बराबर करना। इन क्रियाओं द्वारा इनको समतल नहीं किया जाता है। इन्हें खड्ड या अवनलिका भूक्षण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बीहड़ भूक्षण। बीहड़, जैसा नाम जानते हैं कि बीहड़ भूक्षण का होगा। जब वर्षा होती है तो नदियों के दोनों किनारों पर, जो वर्षा होती है तो नदियों के दोनों किनारे पानी का बहाव क्या होता है? तेज हो जाता है। दोनों किनारों से वर्षा का जल बह बहकर नदियों में आता है। इस जल के बहाव से भूमि में कटाव होता है। इससे भूमि में प्राकृतिक नालियाँ बन जाती हैं, यानी कि प्राकृतिक अपने आप स्वतः बन जाती हैं, जो आगे चल करके नालियाँ, नाले व बीहड़ रूप में क्या करेंगे? रूप ले लेती हैं। इस प्रकार के भूक्षण को बीहड़ या भूक्षण कहते हैं। इस प्रकार के भूक्षण को क्या कहते हैं? बीहड़ भूक्षण कहते हैं। फिर इसके बाद आता नदी तट भूक्षण। नदी तट भूक्षण पानी का बहाव नदियों के किनारों पर काटता हुआ क्या करता है? काटता रहता है और बहाव का नया रास्ता बना लेते हैं। बहाव का नया रास्ता बनाते हैं। इससे नदियों के किनारों की उपजाऊ भूमि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। हम आप देखते होंगे नदी कहीं बह रही है, कुछ समय बाद जाते हैं तो उसका बहाव दूसरी तरफ हो जाता है। तो इस प्रकार के नदी तट भूक्षण होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं हम सब लोग पुलिन भूक्षरण या समुद्र तट भूक्षरण। ऐसे भूक्षरण कहाँ होंगे? समुद्र तट, यानी कि जो किनारे होते हैं, आप देखते हैं कि जो पानी का बहाव होता है बहुत तेज़ी से होता है, फिर नीचे की तरफ चला जाता है तो उसके साथ क्या होगा? मिट्टी, पहाड़ और पेड़ पौधे जो आसपास होते हैं क्या धीरे धीरे कमज़ोर होते रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो पुलिन भूक्षरण या समुद्र तट भूक्षरण, ये समुद्र को तीव्र लहरों के किनारों को लगातार क्या करती? काटती रहती है। जब लगातार काटती रहती है तो जिससे कारण क्या हो जाए? किनारे के पहाड़ जो है वह पेड़ पौधे टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। तथा गाद, यानी कि गाद मतलब सिल्ट, जो मिट्टी उट्टी होती है, वो गाद के क्या होते हैं? इकट्ठे होने लगते हैं। इकट्ठे होने से क्या होता है? पुलिन यानी बीच बन जाता है। जो बीच बन जाता है ऊपर उठा हुआ, समुद्र की लहरों व ज्वार धाराओं द्वारा पुलिन क्षरण होता है, यानी कि जो उनकी धाराएं होती हैं वो बार बार क्या करती, ऊपर नीचे करती रहती हैं, जिनके आसपास की मिट्टियाँ तथा पेड़ पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और वो कमज़ोर होकर के क्या होती, टूट जाती है और जा करके बीच में बह जाती है और बीच में एक पुल बन जाता है, पुलिन बन जाता है, यानी उसी को बीच कहते हैं। ये समुद्र के किनारे होता है समुद्र भूक्षण। फिर इसके बाद दूसरा आता है हिमनद भूक्षण। हिमनद कहाँ होगा? पहाड़ों पर। हिमनद कहाँ होगा? पहाड़ों पर होगा या ऊंचे व ठंडे पहाड़ों पर होती हैं। ऊंचे व ठंडे पहाड़ों पर होती हैं जहाँ प्रायः बर्फ़ जमी रहती है। जहाँ प्रायः क्या होती है? बर्फ़ जमी रहती है। बड़ी बड़ी हिमशिलाएँ, यानी कि जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, चट्टानों पर पत्थर बहाती रहती हैं, चलती रहती हैं, इसके कारण से हिमनद भूक्षण होता रहता है। फिर इसके बाद आता है पुरखलन भूक्षण। ये भूक्षण कहाँ होता है? यह भी पहाड़ों पर होता है। पहाड़ों पर होता है, इसमें कमज़ोर चट्टानें, यानी कि आप देखें जो पहाड़ों पर होता है, जो कमज़ोर चट्टानें धीरे धीरे हो जाती हैं, ये ढलान के कारण से क्या होती हैं? दूर ढह जाती है, यानी गिर करके दूर चली जाती हैं, जिससे निचली जगहों की क्या होती हैं? खेत, सड़क
वह बस्ती आदि दब जाते हैं। अभी आप सब लोग सुना होगा उत्तरांचल में हो गया था, तो जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनसे भूस्खलन होता है तो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिसके कारण आसपास क्या होती हैं, रोड, खेत तथा मकान या बस्ती आदि दब जाते हैं। इसके कारण से बहुत धन हानि की होती। फिर इसके बाद आता है वायु भूषण। वायु भूषण क्या है? वायु भूषण का मतलब है जो हवा के द्वारा होता है, जो हवा के द्वारा होता है उसे हम क्या कहेंगे, वायु भूषण कहेंगे। हवा के द्वारा हम आप देखते जब हवा चलती है तो आसपास की जो मिट्टी होती है वो धूल के रूप में उड़ करके बाहर जाती रहती है, वो वायु भूषण कहलाता है। जब भूमि का क्षरण वायु द्वारा होता है, जब भूमि का क्षरण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु भूषण कहते हैं, उसे वायु भूषण कहते हैं। या कम वर्षा एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों का मतलब क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती जभी नहीं होती है, शुष्क होता है, तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे उसके कण जो है ऊपर वाले क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हवा के साथ वो बह करके दूर चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होता है? सैंड ड्यून भी ये रेतीली भूमि में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? जहाँ रेतीली यानी कि बालू होता है, रेतीली भूमि में तेज़ हवा के कारण से क्या होता है, जो कभी कभी क्या होता है, बालू के टीले बन जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, बालू के टीले बन जाते हैं, इसे सैंड ड्यून बनना कहते हैं या बन जाते हैं। जो वायु वेग के कारण से एकत्र होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, जिसे सैंड ड्यून कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है मृदा संरक्षण। कि मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण का मतलब क्या हो गया, मृदा भूक्षरण को रोकना या बचाना की जो प्रक्रिया होती है उसे मृदा संरक्षण कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा भूक्षरण को रोकने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधियाँ होती है, उसे मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं। जैसे खेत है, मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो है खेत को समतल व मेड़बंदी करना। जो अपने आसपास की ज़मीन हो उसको क्या करना है, पहले समतल कर लेना है, चारों तरफ ऊंची ऊंची मेड़ बना लेना है, जिसके कारण से क्या होगा, वहाँ की जो मिट्टी होगी, खेत में पानी भर जाएगा और जो वायु क्षरण है या मृदा क्षरण है, किसके द्वारा, जल के द्वारा, वो दोनों चीज़ें रुक जाएंगी। फिर इसके बाद आता है ढाल के विपरीत खेती करना। यानी कि जहाँ पर पहाड़ी टाइप का है या ऊंची ज़मीन है वहाँ पर क्या करना है, ढाल के विपरीत खेती करना है। थोड़ा थोड़ा सी चीज़ें बना करके क्या करना है, खेती करना है, जिसके कारण से पौधे उगेंगे तो पानी देने में और सारी चीज़ें क्या होगा, पौधों के द्वारा या खेती के द्वारा क्या होगा, वहाँ पर भूक्षरण नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है पट्टियों में खेती करना। पट्टियाँ कहाँ होंगी, जब ऊंची नीचे पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे या ऊंची ज़मीन होगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो खेत बना लिए जाए वो पट्टी के रूप में बना दिए जाए। जो पट्टी के रूप में बनाए जाएंगे खेती, तो वहाँ पर क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में बना करके खेती की जाएगी, जिसके द्वारा से भूक्षरण रुक जाएगा। फिर आता है समोच्च या कंटूर विधि से खेती। समोच्च या कंटूर विधि खेती ये पहाड़ों पर की जाती है, जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बना लिया जाता है और खेती की जाती है। ऐसे खेती करने से क्या होता है, भूक्षरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। फिर आता है रोक बांध या चेक डैम बनाना। जैसे कहीं पर पानी गिर रहा, बह रहा है, तो उसके द्वारा मिट्टी बह करके आती है, तो वहाँ पर क्या करना है, उसको रोकने के लिए जो हम सब लोग एक गड्ढा टाइप का या चेक डैम टाइप का बना दें, तो वहाँ पर क्या होगा, जो पानी आएगा, जो बह करके जाएगा, वो सारी चीज़ें क्या होगी, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, जिसके द्वारा भूक्षरण को रोका जा सकता है। फिर इसके बाद आता है सीढ़ीदार या बेद का खेती करना। सीढ़ीदार का मतलब क्या है, जो ऊंचे पहाड़ों पर जमीन होती है, उस जमीन को सीढ़ीदार का मतलब होता है, जो सीढ़ीदार बना करके उसमें क्या किया जाए, समतल कर लिया जाएगा और सीढ़ीदार के रूप में खेती की जाएगी, तो इसके कारण से वहाँ की भूक्षरण को रोका जा सकता है। फिर इसके बाद आता है वायुरोधी पट्टियाँ बनाना। वायुरोधी पट्टियाँ क्या है, वायुरोधी पट्टियाँ का मतलब होता है कि जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप समझते हैं कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और बहाव के द्वारा क्या हो, पेड़ पौधे होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वायु क्षरण तथा
जल क्षरण दोनों रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत तेज हवा का वेग आता है तो पेड़ों से टकरा जाएंगे, तो पेड़ों से टकराने के बाद क्या होगा, वो रुक जाएंगे। फिर आता है घास एवं वृक्षारोपण करना, यानी घास और वृक्षारोपण जहाँ पर बहुत लंबी ज़मीन हो वहाँ पर क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और जब घास उगेगी, घास उग जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, वर्षा के द्वारा और वायु के द्वारा दोनों प्रकार से भूक्षरण रोका जा सकता है। इस प्रकार की विधियों को उपाय करने के बाद मृदा क्षरण को जल तथा वायु के द्वारा होने वाले भूक्षरण को रोका जा सकता है। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।